चलो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर। लास्ट मॉड्यूल इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। नहीं नहीं, बाकी सारे खत्म नहीं। ये मेरा रीजन है स्टार्ट करने का कि ये इजी मॉड्यूल है एंड 90% इसे छोड़ के जाता है। छोड़ के क्यों जाता है? क्योंकि लास्ट में होता है ये, और लास्ट में होता है तो उस बच्चों को लगता है कि इतना सारा अब हमने पढ़ लिया तो हम और नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये छोड़ जाता है। बट कंपैरेटिवली अगर तुम ऊपर के मॉड्यूल से देखोगे तो ये इजी होता है और इसके क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला था कि मैं सबसे पहले वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ जिनके चांसेस 100 है या 90% है कि 90% तो ये आएगा ही आएगा। तो उसमें मैंने तुम्हारा सिंगल फेज कवर कर दिया, रेजोनेंस कवर कर दिया, थ्री फेज कवर कर दिया। अब मैं इस पे आ रही हूँ। ये खत्म होने के बाद मैं इस पे आऊंगी, मतलब चैप्टर 1 पे। ठीक है, ये बहुत ही इजी है और इसमें थ्योरी है, हमारे लिए याद करना आसान होएगा। गॉट इट? क्लियर? अब इसमें देखो हमारे पास तीन बेसिकली टॉपिक्स आ जाते हैं जो हर बार आते हैं। एक आता है तुम्हारा पावर सिस्टम पे बेस्ड, एक आता है तुम्हारा मशीन पे बेस्ड, और एक आता है तुम्हारा एनर्जी मीटर पे बेस्ड। तो ये बेसिकली तीन टॉपिक हैं, या तो हो सकता है तीन से ही क्वेश्चन आ जाए या तीन में से दो क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे। गॉट इट? अब जो लास्ट टॉपिक है डिजिटल एनर्जी मीटर, 90 टाइम के अगर जैसे मैंने बोला ना कि तीन टॉपिक हैं। टॉपिक 1 पावर सिस्टम, टॉपिक 2, टॉपिक 3 डिजिटल मीटर। तीन में से तीनों भी आ सकते हैं, तीनों में से दो भी आ सकते हैं। तो अगर इसमें से टॉपिक लिया तो डिजिटल एनर्जी मीटर 90 टाइम्स ये रिपीट होता है। गॉट इट? अब ऊपर आ जाओ। ऊपर वाले क्वेश्चन में मशीन वाला है, तो मशीन वाले केस में या तो ये ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, या फिर ये डीसी मोटर पे बेस्ड देते हैं, या फिर ये एसी मोटर पे बेस्ड क्वेश्चन। हर बार इनका मतलब अगर डीसी पे दिया तो एक फिक्स्ड क्वेश्चन होता है, ज़्यादा ये चेंजेस नहीं करते। एंड द बेस्ट पार्ट इज फॉर यू कि इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना आसान रहेगा। तो ट्रांसफॉर्मर, डीसी मोटर, एसी मोटर, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% में गारंटी 100% कि एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ओके, क्लियर? अब वो देखो क्या करते हैं, ये किसी पेपर में ट्रांसफॉर्मर देता है, जैसे हमारा एंटम का पेपर था उसमें ट्रांसफॉर्मर दिया, हो सकता है मेकअप में ये डीसी दे दें, फिर एसी दे दें, बट मैक्सिमम अगर तुम चांस पूछो इसके होते हैं डीसी मोटर के बाद किसके होते हैं? ट्रांसफॉर्मर के, और उसके बाद किसके होते हैं? एसी मोटर के। ऐसा कुछ नहीं है कि रिपीट हो या ना हो, ऐसा कुछ, क्योंकि एंटम वाला पेपर अलग टीचर होगा मेरे अकॉर्डिंग, और मिड टर्म वाला वो मेकअप वाला पेपर अलग टीचर। तो मेरे को नहीं लगता कि वो पहले देखते होंगे, वो जस्ट एक पैटर्न पकड़ के रखते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो एंड टर्म में आ गया वो अब नहीं आएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ऊपर से पावर सिस्टम कंपोनेंट में से इसमें से चांसेस कम होते हैं, लाइक ये भी 70% चांस है इसमें से क्वेश्चन आने के। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, हो सकता है इसी में से तुम्हारे दो दो क्वेश्चन भी दे। क्लियर? ये वाला चैप्टर पढ़ना होगा। तो मैं अगर इसके टॉपिक्स के नाम लिखूं कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मर, नेक्स्ट इज डीसी मोटर, नेक्स्ट इज एसी मोटर, नेक्स्ट इज एनर्जी मीटर, और पावर सिस्टम में से एक ही क्वेश्चन बनता है पावर सिस्टम। मैं बताऊंगी सिंगल लाइन डायग्राम। तो 5 टॉपिक में से तुम्हारे तीन टॉपिक, अगर तीन क्वेश्चन दिए तो तीन टॉपिक हो जाएंगे, और अगर दो क्वेश्चन दिए तो दो टॉपिक हो जाएंगे। कितने मार्क्स का देते हैं ये? 10 मार्क्स का। तुम्हें पता है हर एक मॉड्यूल कितने मार्क्स का कवर होता है? ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का कवर होता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है और स्कोरिंग है फॉर यू। पांचवा ये पावर सिस्टम वाला, ट्रांसफॉर्मर, डीसी मोटर, एसी मोटर, एनर्जी मीटर और पावर सिस्टम। 5 टॉपिक में से तीन टॉपिक या दो, अगर तीन क्वेश्चन दिए तो तीन टॉपिक, दो क्वेश्चन दिए तो दो टॉपिक पक्का आएंगे ही। तो सबसे पहले मैं जो तुम टॉपिक करवा रही हूँ दैट इज वेरी इजी टॉपिक, और हर बार तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली बेसिकली पूछा जाता है। 2020 एग्जाम में भी पूछा हुआ है। दैट इज
with a neat diagram explain the working principle of transformer. With a neat diagram explain the working principle of transformer, also mention types of transformer and their application. तो अभी मैं फिलहाल तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ लास्ट मॉड्यूल का. ओके, कितने मार्क्स का पूछा हुआ है इन्होंने? 3 मार्क्स का. लाइक वर्किंग प्रिंसिपल 1 नंबर की, टाइप्स 1 नंबर के, और उसकी एप्लीकेशन 1 नंबर की. इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है. बताओ मुझे, देखा हुआ होगा तुम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर. हाँ, लाइक सपोज पंजाब है, पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम है, सुना होगा. भाखड़ा नंगल डैम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में कितने वोल्टेज पे होती है? दैट इज 11,000. 11,000 वोल्ट मतलब 11 किलो वोल्ट. अब 11 किलो वोल्ट से पंजाब से मान गाजियाबाद या नोएडा दिल्ली आने, तो ये एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन. ठीक है, तो अगर हम इतनी कम वोल्टेज देंगे तो हमारे लॉसेस क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. तो क्यों? रीज़न उसका क्या है? पावर का क्या फॉर्मूला होता है? I²R. और पावर ये क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI. यही होते हैं फॉर्मूले. तो अगर करंट ज़्यादा है तो लॉसेस भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे. तो बेसिकली हमें क्या करना होता है? करंट को कम करना होता है. और करंट कम करने के लिए हमें वोल्टेज को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है. तो वोल्टेज को अगर मैं बढ़ाऊंगी यहाँ पे तो हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे. तो 11 किलो वोल्ट से कितनी वोल्टेज कर दी? 220 किलो वोल्ट कर दी. और यहाँ पे मैं जो ट्रांसफॉर्मर यूज कर रही हूँ, कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज कर रही हूँ? स्टेप अप. वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए विल यूज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एंड टू डिक्रीज वोल्टेज विल यूज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, फिर से हमारे पास मान लो नोएडा में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, तो 220 किलो वोल्ट से फर्दर हमें क्या करनी है? वोल्टेज कम करनी है. इतनी ज़्यादा तो हमें चाहिए नहीं होगी, राइट. तो कम करने के लिए हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे? वोल्टेज को कम करना है तो दैट विल स्टेप डाउन. तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर करेंगे. और फिर फर्दर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है तो इंडस्ट्रियल एरिया को डायरेक्टली चली गई लो इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद यहाँ पे चली गई डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, कंज्यूमर्स में, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी. ठीक है, बोलो कोई डाउट? अब इसके बाद देखो, लाइक सपोज हमारे पास ट्रांसफॉर्मर कैसे होता है. इन दिस विल हैव प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स. प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स को किससे डिनोट करते हैं? N से. एंड विल हैव सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज N2. ओके, तो प्राइमरी साइड मतलब जो गवर्नमेंट की साइड से सप्लाई आ रही है. एक होते हैं ना, तुमने ट्रांसफॉर्मर देखा है तो गवर्नमेंट की साइड से सप्लाई आ रही है, दैट इज V1. और ये तुम्हारे पास सेकेंडरी साइड मीन्स जो तुम्हारा लोड कनेक्ट है. तुम अपने घर में AC यूज कर रहे हो, बल्ब यूज कर रहे हो, वो क्या है? तुम्हारा लोड है, राइट. ठीक है, अब लोड की साइड को हम सेकेंडरी बोलते हैं. यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1. यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2. और बीच में इस मटेरियल में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है? फ्लक्स. कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम? ये जनरली आयरन का. देखा होगा तुमने, लोहे का होता है ट्रांसफॉर्मर, देखा है ना. या तो आयरन यूज करते हैं या फिर सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं. इसमें हमारे पास, अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ. तुम्हारे पास पैसे हैं, ठीक है, और तुमने अपने लिए उसके लिए अपने लिए गिफ्ट खरीदा, तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा सेल्फ लव. तो अब मैं प्राइमरी में सप्लाई दे रही हूँ V1, और प्राइमरी में ही EMF इंड्यूस हो रही है, दैट इज E1. तो E1 को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस EMF. गॉट इट. अब तुम्हारे पास प्राइमरी में सप्लाई है और प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में इंड्यूस EMF, उसको हम क्या बोलते हैं? E2, द म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF. तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास पैसे और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के गिफ्ट खरीद रहे हो, वो क्या हो जाएगा? म्यूचुअल लव. हाँ, नहीं है तो ब्रेकअप. ठीक है, तो
प्राइमरी में सप्लाई दे रहे हो, प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो सेल्फ, प्राइमरी में सप्लाई दे रहे हो तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड। ठीक है। अब बात आती है कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये फैराडे, इट वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे स्टेट्स दैट, हाँ तुम आज जो ये एसी में बैठे हुए हो ना, ये सिर्फ फैराडे की बदौलत बैठे हुए। फैराडे ने क्या कहा था, इसने बस एक ही स्टेटमेंट दी थी, क्या, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इसमें फाई क्या है, फ्लक्स। उसने बस एक बात कही थी क्या, कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो तुम्हारी ईएमएफ इंड्यूस होएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके। अगर तुम्हारी फ्लक्स में चेंजेस होंगे, अब फ्लक्स तुम्हारी किस पे डिपेंड करती है, करंट पे। ठीक है, फ्लक्स तुम्हारी किस पे डिपेंड करती है, करंट पे। और करंट तुम्हारा हमारे यहाँ पे कौन सी सप्लाई यूज करी हुई है, एसी सप्लाई यूज करी है, राइट। अब एसी सप्लाई में तुम्हारे पास करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, करंट चेंज हो रहा है ना। और अगर करंट चेंज हो रहा है तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा, करेक्ट, वो भी चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स के चेंज होते ही तुम्हारे पास क्या प्रोड्यूस होएगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होएगी, होएगी। ठीक है। और अगर फ्लक्स चेंज होगी तो फैराडे के अकॉर्डिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो बेसिकली देखो तुमने तो यहाँ पे सप्लाई दी थी, एज यू कैन सी कि इस वाइंडिंग में और इस वाइंडिंग में देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन, राइट, करेक्ट, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन। तो उस केस में फिर भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो पहला क्वेश्चन था, इसलिए पहला क्वेश्चन था विद द नीड डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तुम्हें सब थ्योरी वाला पार्ट है, ये भी लिखना है थ्योरी थोड़ी बहुत, मेन तुम्हारा ये है डायग्राम। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात आती है कि अगर मैं डीसी सप्लाई दे दूं तो डीसी सप्लाई के केस में क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये बताओ मुझे। डीसी सप्लाई में करंट चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, और फैराडे के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी तो यहाँ पे तुम्हारी वोल्टेज नहीं आएगी, राइट। तो इन शॉर्ट डीसी ट्रांसफॉर्मर कभी भी डीसी पे वर्क नहीं करता, ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी सप्लाई पे ही वर्क करता है। एक बार मणिपाल में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, व्हाई ट्रांसफॉर्मर इज नॉट इन डीसी सप्लाई, तो उसका रीजन ये है, इसी में करंट चेंज नहीं होता, करंट चेंज नहीं होता तो फ्लक्स चेंज नहीं होता, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ। तो इनडायरेक्टली उन्होंने वर्किंग प्रिंसिपल ही पूछा हुआ था। गॉट इट, क्लियर है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा हुआ है, मेंशन द टाइप्स। टाइप्स मैंने बता दिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज ज़्यादा होती है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज कम होती है। अब देखो यहाँ पे ये ईएमएफ कह रहे हैं कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि ईएमएफ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तुम्हारी जो ट्रांसफॉर्मर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो किस किस पे डिपेंड करती है और उसकी क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 4.44 एन एफ फाई एम, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कौन से थे, ये वाले ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स करे थे ना, where f is the frequency and phi m is the maximum flux। ठीक है। अब तुम्हें पता है दो टाइप्स की ईएमएफ है, एक E1 है और एक E2 है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 4.44 N1 F phi m एंड E2 इज इक्वल टू 4.44 N2 F phi m। ठीक है।
इवन प्राइमरी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, सेकेंडरी साइड ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो वो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। गॉट इट? अब इसको मैं डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/E, 4.44 से कट गया, N1/N2 इज इक्वल टू, करंट हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, तो I2/I1 इज इक्वल टू 1/K, where K is the ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार ये फॉर्मूला लिख लो। इसमें देखो ये तुम्हारा मणिपाल के पीडीएफ के अकॉर्डिंग है, इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, इस टाइप का तुम्हारा डायग्राम, ज़रूरी नहीं है ऐसे बनाओ, जैसे मैंने बनाया था वैसे बना लो। ओके, यहाँ पे ये है प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी साइड है, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेप अप होता है और एक होता है स्टेप डाउन होता है। नाउ टाइप्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, तो तुम्हें भी एग्जैक्टली इसी टाइप की बनानी है। बेस्ड ऑन फंक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कोर टाइप और शेल टाइप। देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कोर टाइप और एक होता है हमारे पास शेल टाइप। कोर टाइप तो यही शेप होती है जो भी हमने सीखी थी, ये वाली शेप क्या हो गई तुम्हारी कोर शेप। और शेल टाइप में क्या होता है, ऐसे उसमें 3 लिम्स होते हैं, तो 3 लिम्स में मतलब जो मिडल लिम्ब है उस तो तुम्हारी प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट होती है और उसी में तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट होती है। ठीक है, समझ गए? शेल एक नाम है कंस्ट्रक्शन का, जैसे ये वाली शेप को इन्होंने किसका नाम दे दिया, कोर शेप का नाम दे दिया। और ये शेल टाइप में है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे जो वाइंडिंग है इस वाले लिम्ब पे कनेक्ट है और इस वाले लिम्ब पे कनेक्ट है, राइट। बट शेल टाइप में इन्होंने क्या करा, बीच में एक लिम्ब बनाया और उसी में ही दोनों वाइंडिंग्स को कनेक्ट कर दिया। इधर की साइड प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और इधर की साइड सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें देखो ये होता है तुम्हारा कोर टाइप, एग्जैक्टली अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये तुम्हारी कॉपर की क्या है, वायर्स वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे ये लोहे का मटेरियल दिख रहा है, ये क्या है, सेकेंडरी वाला लिम्ब, और ये वाली सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। ये तुम्हारा कौन सा है, शेल टाइप का। शेल टाइप में देखो ये साइड लिम्ब और ये वाला क्या है, सेंट्रल लिम्ब। तो तुम अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इस फिगर पे तो ये सेंट्रल लिम्ब है, राइट, ये वाला सेंट्रल लिम्ब है। तुम्हारी सेंट्रल लिम्ब पे तुम्हें कॉपर की वायर्स ऐसे दिख रही है। ये प्राइमरी लिम्ब पे करी हुई है, नहीं करी हुई, सेकेंडरी वाले पे करी हुई है, नहीं करी हुई, सेंट्रल में एक लिम्ब बनाया हुआ है उसमें तुम्हारी प्राइमरी वाइंडिंग से भी कनेक्ट करा हुआ है और उसी में तुम्हारी सेकेंडरी वाइंडिंग से भी कनेक्ट करा हुआ है। तो इसीलिए बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन दो टाइप्स में डिवाइडेड है, कोर टाइप, शेल टाइप। बेस्ड ऑन फंक्शन स्टेप अप और स्टेप डाउन। बेस्ड ऑन वाइंडिंग्स रहने देना या लिख देना कि सिंगल वाइंडिंग मतलब एक वाइंडिंग कर रहे हैं और डबल वाइंडिंग मतलब दो वाइंडिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इट इज अ डिवाइस। Step up transformer is a transformer which is used to increase the voltage level without change in frequency. Step down transformer is a transformer which is decrease the voltage level without change in frequency. तो ये आया हुआ था तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तुम बताओ। मैं बता रही हूँ एप्लीकेशंस। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन पावर जनरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्लस ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में मैंने बताया था ना, पंजाब से हरियाणा तक आ रही है तो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना है। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे अब दिल्ली में पहुंच गई तो दिल्ली को फर्दर एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करना, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। ठीक है, और कहाँ पे यूज़ होती है, फ़ोन में, लैपटॉप के चार्जर में, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में। बिकॉज जो भी हमारे घरों में सप्लाई आती है वो कितनी आती है, 240 वोल्ट के अराउंड आती है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं लाइक फ़ोन हो गया या चार्जर हो गया, इन सबको 100 से कम वोल्टेज चाहिए होती है। तो वोल्टेज को कम करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डीसी मशीन। बोला था ना एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर पे आता है, लाइक 90% चांस है कि ट्रांसफॉर्मर पे आए और 90% चांस है कि डीसी मशीन पे आए।
तो डीसी मशीन हो या डीसी मशीन बेसिकली मतलब क्या है, या तो वो डीसी मोटर होगी या फिर वो क्या होगी, डीसी जनरेटर। अब मुझे बता सकते हो मोटर और जनरेटर में क्या डिफरेंस है? मोटर मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर रहा है, जो हमारे घर की पानी की मोटर होती है, वॉशिंग मशीन की मोटर होती है। जनरेटर मतलब हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है। तो चाहे वो डीसी मोटर हो चाहे वो डीसी जनरेटर हो, दोनों का ही काम सेम होता है, मतलब काम नहीं, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम होती है। सेम चीज़ को तुम मोटर भी बना सकते हो और सेम चीज़ को तुम जनरेटर भी बना सकते हो। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। चाहे वो डीसी मशीन बोले या डीसी मोटर बोले या फिर जनरेटर बोले, तीनों की ही सेम कंस्ट्रक्शन आएगी। ठीक है, बनानी होगी एक ही, सेम है बेसिकली। वो कुछ भी बोले तुम्हें यही बना के आना है। अब सबसे पहले चीज, कोई भी मशीन उठाओगे तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा स्टेटर और एक होता है हमारा रोटर। स्टेटर मतलब दैट इज स्टेशनरी पार्ट। अपने घर की पानी की मोटर भी देखी होगी, उसमें कुछ पार्ट होता है स्टेशनरी जो मूव नहीं कर रहा, और कुछ पार्ट होता है रोटेटिंग जो रोटेट कर रहा है। जैसे बाहर की कवरिंग है वो क्या होती है, स्टेशनरी, वो मूव नहीं करती, लोहे की जो कवरिंग है। और अंदर की जो मोटर है वो मूव करती है, राइट। अब डीसी मोटर की अगर मैं बात करूँ तो तुमने बचपन में अपने देखी हुई होगी, वो वाली जो कार टॉयज की मोटर होती थी ना, छोटी छोटी सी, वो कौन सी मोटर होती थी, डीसी मोटर, देखी थी, देखी होगी खोल के। तो उसमें हमारे पास तीन चीजें यूज होती है। फर्स्ट चीज होती है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम, ओके, किसी भी मशीन में। या सेकंड चीज यूज होती है हमारे पास रोटर। अब हमारी लैंग्वेज में तो वो रोटर हो गया, इनकी टेक्निकल लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं ये लोग, आर्मेचर। रोटर समझ गए, जो घूमने वाला पार्ट है वो हमारी लैंग्वेज में है, इनकी लैंग्वेज में क्या है, आर्मेचर। थर्ड थिंग करते हैं दैट इज कम्यूटेटर। ठीक है, बताऊंगी एक एक करके। सबसे पहले हम कौन सा क्या यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। कोई भी मशीन होगी तो उसमें मैग्नेट तो होगा ही होगा। अब वो हमारे पे डिपेंड करता है। हाँ, ये 12th नहीं, ये 10th क्लास में तुमने कभी मोटर और जनरेटर पढ़ा था, वहीं से कंसेप्ट आ रही है। अब देखो, या तो तुम टेम्परेरी मैग्नेट यूज करोगे या परमानेंट मैग्नेट यूज करोगे। तो तुमने जो छोटी ट्वाइस वाली मोटर देखी होंगी उसमें टेम्परेरी मैग्नेट होती है। अगर टेम्परेरी मैग्नेट यूज करते हैं तो वो हैवी नहीं होती और लॉन्ग लाइफ भी होती है। परमानेंट मैग्नेट हैवी होती है, तो इसलिए हम टेम्परेरी मैग्नेट यूज करते हैं। टेम्परेरी मेनली हैवीनेस का डिफरेंस होता है। परमानेंट मैग्नेट एक टाइम के बाद अपनी प्रॉपर्टी धीरे धीरे लूज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है? टेम्परेरी को तो तुम सप्लाई दोगे वो मैग्नेट बनेगी, और सप्लाई नहीं दोगे तो वो मैग्नेट नहीं बनेगी। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब सोलेनॉइड, सोलेनॉइड पढ़ा है ना। सोलेनॉइड में जैसे तुमने यहाँ पे डीसी सप्लाई दी, स्विच दे दिया, जैसे तुमने सप्लाई दी तो वो पोल्स जनरेट करेगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे ही तुमने सप्लाई हटा दी, वो पोल्स जनरेट नहीं करेगी, पोल्स को रिमूव कर देगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। रोटर हमारे पास क्या होता है, रोटर इज द आर्मेचर वाला पार्ट। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ मैग्नेट कैसे बनता है, डायग्राम बनाऊं, इम्पोर्टेंट है ये हम दो पोल्स यूज ना करके ऐसे चार पोल्स यूज कर रहे हैं इस शेप में, ताकि मेरी मोटर सर्कुलर में आ जाए। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये कौन से मटेरियल का है, लोहे का है, आयरन मटेरियल का है। इसके ऊपर तुम ऐसे वायर को क्या कर दो, बाउंड कर दो। बाउंड करके कौन सी सप्लाई देनी है, डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई दोगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी। ठीक है, मतलब बेसिकली तुमने यहाँ पे सप्लाई क्यों दी, ताकि तुम एक टेम्परेरी मैग्नेट बना दो। सप्लाई दोगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, सप्लाई नहीं दोगे तो वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी खत्म कर देगी, राइट।
ये वायर है दैट इज ऑफ कॉपर मटेरियल। दूसरी चीज जो हम यूज कर रहे हैं रोटर। रोटर मतलब जैसे हम ऐसे जो घूम रहे तो हम सर्कुलर शेप में लेंगे। याद है कभी तुमने टेंथ में पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या होती थी, मैग्नेट होती थी, और बीच में हम क्या रखते थे, कॉइल रखते थे, और ये कॉइल घूमती थी, पढ़ा था ना टेंथ क्लास में। तो ये कॉइल हम रेक्टेंगुलर शेप की ना लेके सर्कुलर शेप की ले लेते हैं, ले लें। और सर्कुलर शेप में भी इस तरह से शेप ले लेते हैं, ऐसे बीच बीच में स्लॉट्स बना के, मतलब ऐसे स्पेस छोड़ के। इस तरह से स्पेस छोड़ेंगे तो इसके अंदर हम कंडक्टर्स फिट कर सकते हैं, वायर के कनेक्शन कर सकते हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये क्या हो गया हमारा रोटर हमारी लैंग्वेज में, एंड आर्मेचर इनकी लैंग्वेज में। सो दिस वन इज आर्मेचर। और इन स्लॉट्स के अंदर कंडक्टर रख दो तो ये कौन सा बन जाएगा, दैट इज नोन एज आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, जो ये स्पेस है ये इसको क्या बोलते हैं, स्लॉट्स। तो सबके अंदर डालना है, मैंने दो के अंदर डाला है, सबके अंदर ऐसे ऐसे डालना है। तो ये क्या है जो घूमेगी, कॉइल, बेसिकली क्या है, कॉइल। जैसे ये आसपास क्या हो गए, मैग्नेट, मैग्नेट के बीच में कॉइल हो गई। तो जब हम सप्लाई देते हैं करंट को, कॉइल को सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। मैग्नेट मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो कॉइल क्या लगती थी, घूमने लगती थी, जो तुमने टेंथ में कंसेप्ट पढ़ा था, राइट। अब देखो यहाँ पे जो है, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो किस में होगी, इन कंडक्टर में होगी। और एक चीज फेराडे ने क्या कहा था, तुमने अभी मैंने पढ़ाया है, ईएमएफ कब इंड्यूस होती है, हमेशा एसी पे ही इंड्यूस होती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो भी इंड्यूस होगी वो तुम्हारी किस पे होगी, एसी पे ही होगी, राइट। तो बीच में क्या बना देती हूँ, कम्यूटेटर हो गया, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या काम करता है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो एसी पे हो रही है, और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुझे आउटपुट में भी क्या चाहिए, सी चाहिए, राइट। हमारे पास क्या रही है, एसी, क्योंकि फ्लक्स इंड्यूस होकर चेंज हो रहा है। तो जो डिवाइस, कम्यूटेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। ये क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें इसलिए कम्यूटेटर चाहिए होता है ताकि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके। अब उसके ये क्या है बीच में, शाफ्ट। शाफ्ट देखा होगा ना, एक लंबी सी डंडी निकली हुई होती है जिस पे तुम्हारी पूरी मोटर घूमती है, राइट, वो शाफ्ट। और लास्ट में फाइनली एक मैकेनिकल कवरिंग, जो तुम बाहर से देखते हो लोहे का फ्रेम बना होता है, बना होता है ना। मोटर खोलोगे तो तुम्हें पता लगेगा ना कि अंदर क्या है, बाहर तो तुम्हें लोहे का ही फ्रेम दिखता है। तो हमारी लैंग्वेज में फ्रेम है, इनकी लैंग्वेज में क्या है, योक। ये डायग्राम बना के, अब ये देखो रिटर्न मटेरियल के लिए तुम्हारा ये मणिपल के कंस्ट्रक्शन में इन्होंने पूरी मोटर नहीं बना रखी, इन्होंने आधी मोटर बना रखी है। जो मैंने डायग्राम बनाया है वो पूरा डायग्राम है, वो बनाना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया, शाफ्ट। ये मोटर का इन्होंने हाफ पार्ट दिखा रखा है खोल के ऐसे, ये शाफ्ट जिसपे तुम्हारी मोटर घूमती है, राइट। अब ये जो ये वाला पार्ट है ऐसे दाहिने वाला, ये कम्यूटेटर, क्या है, कम्यूटेटर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। और ये देखो ये सिल्वर सिल्वर सा लोहे वाला है ना, ऐसे लाइनिंग वाला, जैसे मैंने आर्मेचर ऐसे बनाया था, ये देखो एग्जैक्टली ये ऐसे होता है, ये क्या है, आर्मेचर, राइट। ये वाला आर्मेचर है। और ये देखो ये कॉपर की वायर्स दिख रही है ना आर्मेचर के बीच में, जो हमने ऐसे बना दी थी, चार मैंने सर्कल बना दिए थे, ये क्या है, आर्मेचर कंडक्टर बोल लो या कॉइल बोल लो, राइट। ब्रशेस भी होते हैं जो कम्यूटेटर और आर्मेचर को कनेक्ट करता है। तो ये तो डायग्राम तुम नहीं बना सकते ना ऑब्वियसली पेपर में, ये मेन डायग्राम है, बट पेपर में जो तुम्हें बना के आना है वो जो मैंने बनाया था, गॉट इट। स्टेटर मैंने तुम्हें बता दिया, रोटर बता दिया, आर्मेचर, कम्यूटेटर घूमता है,
योक मैंने तुम्हें बता दिया, पोल्स, आर्मेचर, कम्यूटेटर, राइट। तो अभी फिलहाल मैंने तुम्हें ये क्या बताया, कंस्ट्रक्शन। अब देखो जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया था इस पे बेस्ड विद द नीट डायग्राम। डायग्राम मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्यूटेटर इन अ डीसी मोटर। आई टोल्ड यू कि कम्यूटेटर नहीं होता तो वो डीसी में सप्लाई नहीं देता, ठीक है। तो वो कौन सी मोटर बन जाती, तो वो तुम्हारी बन जाती एसी मोटर। तो डीसी के केस में हम उसे डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब इसी में ही मोटर का कई बार ये पूछ लेते हैं, टाइप्स ऑफ सी मोटर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में तुम्हारे पास 4 टाइप्स की डीसी मोटर होती हैं। ये एक होती है शंट, एक होती है सीरीज, एक होती है कंपाउंड और एक होती है सेपरेटली एक्साइटेड। ये चारों का डायग्राम तुम्हारी हैंडबुक में बना हुआ है, देखा है। नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारे हैंडबुक में ही गिवन है तो तुम्हें याद नहीं करना। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, तो जब भी टाइप्स पूछे तो ये डायग्राम बना देना। इन्होंने इसके साथ वोल्टेज की इक्वेशन भी लिखी हुई है। V इज द वोल्टेज जो हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, वोल्टेज। EB इज द बैक EMF। मैंने तुम्हें बताया था ना, मोटर में हमारी EMF इंड्यूस होती है, तो कितनी EMF इंड्यूस होती है, बैक EMF आर्मेचर के थ्रू। IA इज द आर्मेचर करंट। अब देखो हम पूरा डायग्राम तो बार बार नहीं बना सकते ना, तो इन्होंने क्या सिंबलाइज करा है कि आर्मेचर ये है और उसके क्रॉस जो फील्ड वाइंडिंग है जिससे हम मैग्नेट बना रहे हैं, लाइक सपोज ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, ग्रीन वाला आर्मेचर है, राइट। और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो ये जो वाइंडिंग्स हैं येलो वाली, ये वाली तुम्हारी कौन सी वाइंडिंग्स हैं, ये फील्ड वाइंडिंग्स हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आर्मेचर है और ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने में हेल्प कर रही है। तो ये डायग्राम भी लिख के आ जाना और ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है इन्होंने, एज इट इज लिख के आ जाना। सिमिलरली नेक्स्ट केस है सीरीज मोटर का। सीरीज मोटर मतलब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। शंट मतलब क्या होता है, पैरेलल। इसका मतलब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है। अब इसमें IA आर्मेचर करंट, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस, RSC सीरीज का फील्ड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है कंपाउंड मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। कंपाउंड मोटर ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, सीरीज भी लगा हुआ है और शंट भी लगा हुआ है। पहले यहाँ पे इन्होंने शंट लगा रखा है, ये वाला पहले सीरीज में लगा रखा है। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग शंट और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट शंट, ठीक है। ये है, नहीं बहुत बार पूछा हुआ, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। अब नेक्स्ट है बैक ईएमएफ की, ईएमएफ कितनी इंड्यूस हो रही है उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टोटल 4 टाइप के होते हैं। EB इज इक्वल टू PN/Z5/60A। ये 20 to 30% चांस है कि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस पे बेस्ड वो न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड। P क्या है, इसमें फॉर्मूला तो तुम्हें दिया ही हुआ है। P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, पोल्स दिए होंगे। N क्या है, स्पीड है कि कितनी स्पीड से रोटर घूम रहा है इन रेवोल्यूशन पर मिनट। फाई क्या है तुम्हें पता है, फ्लक्स है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। ए क्या है, टाइप ऑफ वाइंडिंग। अब इसमें या तो दिया हुआ होगा उन्होंने लैप वाइंडिंग या फिर वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग है तो A इज इक्वल टू P, वेव वाइंडिंग है तो A इज इक्वल टू 2, ठीक है। A मतलब Z नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ज्यादा डीप में नहीं बता रही मैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटल एनर्जी मीटर, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है बट बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि 70 to 80% रिपीट होता है, ओके। इसमें कुछ नहीं है, बस तुम्हें ये डायग्राम रटना है, थ्योरी अपने आप से बना लेना। तो वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं जनरल कि एनर्जी मीटर क्या होता है, देखा हुआ है तुमने, बताओ कहाँ देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है, बताओ कहाँ देखा हुआ है एनर्जी। ये एनर्जी मीटर तुम्हारे घर का बिजली का मीटर है जहाँ पे रीडिंग आती है, ठीक है। ये देखो ये डिस्प्ले,
पहले के टाइम पे क्या चलते थे, एनालॉग मीटर चलते थे। तुमने नहीं देखे होंगे, मेरे टाइम पे थे कि एक सीडी टाइप की शेप आती थी, वो गोल गोल घूमती थी और उसमें वो जितनी रोटेशन करती थी उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी रीडिंग जनरेट होती रहती थी। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, उसको मैग्नेट लगा के रोकना शुरू कर दिया, चुंबक लगा के। तो इसीलिए एनालॉग को रिप्लेस करके अब क्या है, डिजिटल एनर्जी मीटर। इसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो एक है तुम्हारा सिंगल फेज और एक है तुम्हारा थ्री फेज। सिंगल फेज मतलब सिंगल वायर, फेज और न्यूट्रल। यहाँ पे ये दिया हुआ है इन्होंने, वोल्टेज सेंसर विद सिग्नल कंडेंसर, ठीक है। तो सिग्नल कंडीशनर, ये एक बार मैं तो तुम्हें ये कहूंगी कि वोल्टेज ये क्या कर रहा है, तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या निकालनी है, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, यही होता है ना। अब पावर इनटू टाइम, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो तुम्हें बेसिकली क्या मेजर करनी पड़ेगी, वोल्टेज मेजर करनी पड़ेगी और करंट मेजर करनी पड़ेगी, राइट। तो वोल्टेज मेजर करनी पड़ेगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वोल्टेज सेंसर। करंट मेजर करनी पड़ेगी तो क्या यूज करेंगे, करंट सेंसर। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज सेंसर यूज करा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने करंट सेंसर यूज करा हुआ है। अब इन्होंने एक चीज और बोली हुई है, दैट इज सिग्नल कंडीशनर। सिग्नल कंडीशनर, सबसे पहले कंडीशनर का मतलब क्या है, जो भी तुम्हें रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आ जाए। बालों बालों में लगाते हो है ना, तो तुम्हारी आउटपुट अच्छी आ जाए, है ना, यही है बेसिकली। तो वोल्टेज में कई बार अच्छी आ जाए मतलब सही आ जाए, जैसे मैं वोल्टेज के सेंस में बता रही हूँ मैं, हो सकता है थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट करे, राइट। कम ज़्यादा रीडिंग हो या कुछ भी हो तो तुम उसके आगे एक डिवाइस लगा दोगे, तुम्हारी वोल्टेज की रीडिंग प्रॉपर आए। तो वो किसका काम करेगा, सिग्नल कंडीशनर का काम करेगा। क्लियर, मतलब मान लो कि करंट तुम्हारे पास क्या हो रही है, करंट की बता रही हूँ। कंडीशनर बेसिकली क्या करता है, कंडीशनर एक तरह से ट्रांसड्यूसर का काम करता है। अब मान लो तुम्हारे पास करंट आ रही है, ठीक है, वो करंट आ रही है एसी करंट, बट आउटपुट में तुम्हें क्या चाहिए, डीसी करंट चाहिए। क्या चाहिए, डीसी करंट चाहिए। तो उसके लिए तुम क्या यूज करोगे, एसी को जो डीसी में डिवाइस कन्वर्ट करता है वो यूज करोगे। लाइक अगर कम्यूटेटर, जैसे तुमने अभी पढ़ा है कि कम्यूटेटर एसी को डिव, तो इस टाइम पे कम्यूटेटर किसकी तरह एक्ट करेगा, वो एक सिग्नल कंडीशनर की तरह एक्ट। समझे, कंडीशनर कोई फिक्स नहीं है यही होगा, वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर एक फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। लाइक सपोज, वो तो मैंने एक एग्जांपल बताया है। अब मान लो कि तुम्हारे पास एसी सप्लाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्स, बट तुम्हें आउटपुट में इसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए कितनी, 50 हर्ट्स। तो उसके लिए तुम क्या डिवाइस यूज करोगे, सिग्नल कंडीशनर। कि हमारे पास ये आ रही है बट मुझे आउटपुट में ये चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, कंडीशनर। ये सिंगल फेज का है तो सिंगल फेज सप्लाई, थ्री फेज का है तो थ्री फेज सप्लाई। एडीसी यहाँ पे क्या है, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। प्रोसेस है, पूरी प्रोसेसिंग होगी। एनालॉग मल्टीप्लायर मतलब कि यहाँ से हमारी वोल्टेज आ रही है, यहाँ से हमारे पास करंट आ रहा है, तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट इज पावर। ओके, फेज जैसे मैंने बताया था, जैसे हमारे घर में सॉकेट होता है, राइट। तो गवर्नमेंट से जहाँ से सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आती है, फेज से। गवर्नमेंट से सप्लाई आ रही है, करंट वो फेज में जाती है और न्यूट्रल से वापस आती है। मान लो तुमने अपना चार्जर लगा रखा है, ठीक है, ऐसे फोन का चार्जर लगा रखा है, तो जो पीछे से गवर्नमेंट से सप्लाई आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, फेज में आ रही है। अब चार्जर से होके वापस भी तो जाना है ना करंट को, तो वापस किसके थ्रू जाती है, न्यूट्रल के थ्रू जाती है। तभी, हाँ हाँ, स्टार डेल्टा वाला फेज है, तभी तो तुम्हारे पास करंट फ्लो होता है। न्यूट्रल से करंट हमेशा वापस जाती है, फेज से करंट हमेशा आती है। गवर्नमेंट से सप्लाई यहाँ से आ रही है, तुमने चार्जर को कनेक्ट करा और न्यूट्रल से होके वापस चली गई।